Hello students, our next topic is irrigation. लास्ट टॉपिक हमने किया था क्रॉप रोटेशन. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इरिगेशन होता क्या है? वाटर सप्लाई करना. प्लांट्स सीड्स ग्रो कर सीड्स जो है वो सो कर दिए. उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ इरिगेशन. वाटर को सप्लाई करना, वाटर सप्लाई करना, राइट. Irrigation means supplying water to the crops in the field at specific intervals. Water is important for crops as germination of seed doesn't take place without water. Roots fail to develop and elongate in dry soil without water. वाटर सप्लाई करना कितना इम्पोर्टेंट है क्रॉप्स के लिए? अगर हम चाहते हैं कि जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट करें तो उनको वाटर की ज़रूरत है, वाटर देना पड़ेगा, राइट. उसके बाद है नेक्स्ट जो रूट्स हैं, अगर हम उन्हें वाटर सप्लाई नहीं करेंगे तो वो डेवलप नहीं होंगी प्लांट्स की और बड़ी नहीं होंगी, एलोंगेट नहीं करेंगी. नेक्स्ट जो रीज़न है या इम्पोर्टेंस है, न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट मूव अप फ्रॉम द सॉइल इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. अगर वाटर सप्लाई नहीं होगी तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर की तरफ नहीं आएंगे, तो प्लांट्स उनको गेन नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट. जब हम वाटर सप्लाई करते हैं तो वो प्लांट्स के लिए प्लांट्स को वाटर तो सप्लाई ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए. उसके साथ साथ वाटर एक और भी काम करता है कि जो प्लांट्स को गर्मी से एक तरह से बचाता है, राइट. Thus, water is essential for the proper growth and development of crop plants. Water is absorbed by the plants from the soil through the root system. Along with water, minerals are also absorbed. वाटर के साथ साथ जब प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं तो वाटर के साथ साथ वो न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर ऑब्वियसली. द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी विद क्रॉप्स, सॉइल्स एंड सीजन. जो टाइम है और फ्रिक्वेंसी है कि कितनी बार कब पानी देना है और कितना पानी देना है, ये सॉइल टू सॉइल वेरी करता है. जो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है कि कौन सी क्रॉप है उसको कितना पानी कब चाहिए. तो ये सॉइल पे भी डिपेंड करता है कि सॉइल किस तरह की है. सॉइल के हिसाब से हमें जो वाटर सप्लाई है वो करनी पड़ती है. सीज़न के हिसाब से भी हमें जो वाटर सप्लाई है वो करनी पड़ती है. गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, इस हिसाब से भी हमें वाटर सप्लाई को थोड़ा वेरी रखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ वीट, इरीगेशन इज रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ. स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड इन द फील्ड इन द केस ऑफ राइस. In summer, frequency of irrigation is higher due to increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves. जैसे कि एज यू नो कि जब हम वीट ग्रो करते हैं तो इरिगेशन या वाटर सप्लाई जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे जब वो ग्रोथ कर रहा होता है वीट के प्लांट्स तो चाहिए होता है. जब हमें राइस ग्रो करना होता है तो स्टैंडिंग वाटर के अंदर राइस के जो सीडलिंग्स है उसे लगाया जाता है, राइट. अब इसी तरह से सीज़न के हिसाब से भी जब भी समर सीज़न होता है तो वाटर सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ती है बिकॉज उस टाइम पे बिकॉज ऑफ द वार्म कंडीशंस जो वाटर है वो इवेपोरेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो तब वाटर सप्लाई जो वो ज़्यादा चाहिए होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ इरीगेशन. Fields are irrigated with water from ponds, lakes, canals, wells, tubewells, rivers and dams. हमारे पास बहुत सारे sources हैं irrigation के. उनमें से कुछ examples हैं, ponds हैं, lakes हैं, canals हैं, wells हैं, tubewells हैं, rivers हैं और dams हैं. The water is supplied to the field by different methods depending upon the regions to be irrigated. Method of irrigation, traditional method और modern methods. ट्रेडिशनल मेथड कौन से थे? मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली, राहत यानी कि लिवर सिस्टम. और मॉडर्न मेथड्स जो आज हम यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन को हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे. इन दिस मेथड्स कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड, हैंस दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट. द डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड आर मोट, चेन पम्प, राहत, ढेकली. नीचे जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इरिगेशन है वो किया जाता था. सबसे पहले है मोट, जिसमें आप देख रहे हैं कि ह्यूमन जो है वो जो वाटर है उसको वेल में से निकाल रहा है. चेन पंप है जिसमें एक चेन चल रही है कॉन्टीन्यूसली, वो वेल में से पंप को निकाल रही है. ढेकली है, ढेकली की हेल्प से वाटर जो है वो वेल में से निकाला जाता है. बिल्कुल उसी तरह से राहत है जिसमें एक एनिमल की हेल्प से कॉन्टीन्यूसली जो वाटर है उसको वेल में से निकाल के आप इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं. और मॉडर्न मेथड्स जो आज हम यूज़ करते हैं,
मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर एम्ड एट कंजर्विंग वाटर। आज जो मॉडर्न मेथड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल एम ये है कि हम पानी को कंजर्व कर सकें, पानी को बचा सकें, क्योंकि बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसमें बहुत सारा पानी जो वो वेस्ट हो जाता है। जहाँ पे पानी की ज़रूरत ही नहीं होती है वहाँ पे भी हम पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। जबकि जो मॉडर्न मेथड्स हैं इसमें हमारा सबसे पहला फोकस यही है कि पानी जो वो वेस्ट ना हो। हाँ, प्लांट्स को चाहिए, प्लांट्स को वो पानी दिया जाए, लेकिन बाकी का जो पानी है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। At the same time, these methods ensure that water is equally distributed in different parts of the field. जो पुराने मेथड्स थे उसमें एक ये भी प्रॉब्लम थी कि सभी प्लांट्स को एक जितना पानी नहीं मिल पाता था, लेकिन मॉडर्न मेथड्स के अंदर हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हर प्लांट को इक्वल क्वांटिटी के अंदर वाटर सप्लाई हो। The two commonly used modern methods are given below. Number one is sprinkler system. In sprinkler system, there are perpendicular pipes with rotating nozzles on the top joined to the main pipeline at regular interval. The pump is used to allow the water to flow under pressure in the main pipeline. From the main pipeline, the water enters the perpendicular pipes and escape from the rotating nozzle which sprinkles water on the crop. जैसा कि डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। इसके अंदर जो नीचे आप पाइप देख रहे हो वाइट से कलर की दिखाई दे रही है, वो मेन पाइपलाइन है। उस मेन पाइपलाइन में से पानी आ रहा है और उस मेन पाइपलाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर एक और पाइप है जिसके ऊपर ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है। तो जो वाटर है वो नीचे वाली पाइप से आकर परपेंडिकुलर पाइप में आकर उसके बाद ये स्प्रिंकलर के थ्रू पूरे फील्ड के अंदर जो है वो स्प्रिंकलर एक तरह से छिड़काया जा रहा है। तो इस सिस्टम से पानी जो है वो कम यूज़ होता है और सभी प्लांट्स तक बड़े आराम से पहुंच जाता है, राइट। दिस सिस्टम इज़ यूजफुल ऑन अनइवन लैंड एंड इन सैंडी सॉइल वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये सिस्टम हम ज़्यादातर यहाँ वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी जो लैंड है वो अनइवन है, ठीक है, और जहाँ पे सैंडी सॉइल है, जहाँ पे ज़्यादा पानी जो है वो अवेलेबल नहीं होता। Next topic is next system is drip system. In this method, the water falls drop by drop at the position of the roots. It is an economical method as water is not wasted at all. ड्रिप सिस्टम ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। ये प्लांट्स के साथ साथ ये पाइप आ रही है, आप देखो ये पाइप्स के अंदर जहाँ जहाँ पे प्लांट्स हैं वहाँ वहाँ पे होल्स हैं, तो पानी इसमें बहुत स्लोली आ रहा है। जो थोड़ा थोड़ा पानी है जहाँ पे भी प्लांट्स हैं उसकी रूट्स के पास वो डायरेक्टली पानी जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके। इसमें बहुत कम पानी यूज़ होता है, लेकिन हाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पानी ज़रूर मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वीडिंग या रिमूवल ऑफ वीड्स। जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं फील्ड्स के अंदर, तो बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स जो हमने शायद ग्रो नहीं किए वो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं और उन्हें हम वीड्स बोलते हैं, द अनवांटेड प्लांट्स। अब ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं ये हमने ग्रो नहीं किए और ये ग्रो हो गए हैं, तो हमारी जो मेन क्रॉप्स हैं उनके साथ ही कम्पीट करते हैं। कम्पीट कैसे करते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स हम चाहते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे मेन क्रॉप्स को मिलें, मेन क्रॉप प्लांट्स को मिलें, ताकि हमारी प्रोडक्शन अच्छी हो। लेकिन जो वीड प्लांट्स हैं ये उनके साथ कम्पीट करके उनका न्यूट्रिएंट्स लेने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी ज़रूरत बन जाती है कि इन वीड्स को हम हटाएं। अगर हम इन्हें हटाएंगे नहीं तो ये हमारे मेन क्रॉप्स के साथ कम्पीट करेंगे उनके न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। सो वीडिंग क्या होती है? रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स आर अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप प्लांट्स। वीड क्या है? अनवांटेड है और अनकल्टिवेटेड। अनकल्टिवेटेड मतलब हमने इन्हें ग्रो नहीं किया। If you visit a field, you will notice many weeds growing with the crop plants. These weeds are not grown by the farmer, they grow on their own. Some examples of common weeds are chalai, bathua, जावी, राइट। ये सब जो वीड्स हैं ये अनवांटेड हैं और अनकल्टिवेटेड हैं, इन्हें हम ग्रो नहीं करते, ये अपने आप हो जाते हैं फील्ड्स के अंदर, तो इन्हें हमें हटाना ज़रूरी हो जाता है। वीड्स रिड्यूस क्रॉप यील्ड एज दे कम्पीट विद द क्रॉप्स फॉर वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट। जो वीड्स हैं हमारी क्रॉप यील्ड को कम कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे क्रॉप प्लांट्स के साथ कम्पीट करते हैं। किसके लिए? वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए और सनलाइट्स के लिए। सो इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव देम from the field from time to time.
द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. इन्हें रिमूव करना वीड्स को, इसे क्या बोलते हैं हम, वीडिंग बोलते हैं. वीडिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है. नंबर 1, मैनुअल रिमूवल. द वीड्स आर रिमूव्ड और पुल्ड आउट या uprooted by hand or by cutting them close to the ground at intervals. This is done with the help of trowel, खुरपी और हैरो. मैनुअल में हम अपने हाथों से इसे हटा सकते हैं बिल्कुल सॉइल से, या फिर इसको बिल्कुल नीचे से काट सकते हैं. कुछ इम्प्लीमेंट्स हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये ट्रॉवल है या फिर ये हैरो है, इसकी हेल्प से हम इन्हें हटा सकते हैं. नेक्स्ट इज रिमूवल विद द केमिकल्स. Certain chemicals are also used to control the weeds. Chemicals which destroy the weed but do not harm the crops are called weedicides. 2 for D is a commonly used weedicide. कुछ ऐसे chemicals आते हैं, ये chemicals इनको हम स्प्रे करते हैं. तो स्प्रे करने के बाद ये जो हमारे क्रॉप्स हैं, जो प्लांट हैं, हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं, उनको कुछ नुकसान नहीं करते, लेकिन जो वीड्स हैं उसको ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं. राइट. तो केमिकल्स के साथ भी इसे हटाया जा सकता है. वीडिसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन. ध्यान में रहे कि जो वीडिसाइड्स हैं इनको कब स्प्रे करना है, इन जो वीड्स हैं इनकी फ्लावरिंग या सीड फॉर्मेशन से पहले, क्योंकि अगर एक बार सीड फॉर्मेशन हो गई तो सीड्स जो हैं मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएंगे, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तो फिर ये दोबारा से हो जाएंगे. Weedicides are poisonous and care has to be taken when spraying them. Weedicides जो होते हैं वो काफ़ी poisonous होते हैं और बड़े ध्यान से इनको स्प्रे करना पड़ता है. The farmers should cover their nose and mouth with a piece of cloth while spraying these chemicals. Even slight negligence may affect their health. जो फार्मर्स हैं उनको बड़े ध्यान से इसे स्प्रे करना पड़ता है अपने माउथ को पूरी तरह से कवर करके, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती अगर ये केमिकल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो बहुत नुकसान कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट इज़ हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग क्या होता है, हमने प्लांट्स को लगाया, प्लांट्स को इरिगेट किया, बड़े हो गए, ग्रोथ हो गई, अभी उसमें क्या है, अभी फसल पक जाती है तो उसे क्या करते हैं, काटते हैं, ताकि ये जो प्रोडक्शन है हम उसे यूज़ कर पाएँ. वंस द क्रॉप इज़ मैच्योर, farmer cut it and gather it. The process of cutting and gathering the crops is called harvesting. For example, for rabi crops like wheat, harvesting is done in March and April. जैसे अभी सीज़न है, हम वीट प्लांट्स को अभी क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं. अभी हमें वीट की प्रोडक्शन मिल रही है, अभी जो टाइम चल रहा है. इन केस ऑफ पैडी, खारिफ क्रॉप, हार्वेस्टिंग इज़ डन इन सितंबर अक्टूबर. स्पेशली पंजाब के अंदर जो खारिफ क्रॉप है, यानी कि जैसे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो है राइस ग्रो किया जाता है, तो इसको हम कब हार्वेस्ट करते हैं, अप्रोक्स सितंबर अक्टूबर के टाइम पे इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर कट क्लोज टू द ग्राउंड. इन इंडिया इट इज़ डन एदर मैनुअली विद सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर विच इज़ अटैच्ड टू द ट्रैक्टर. ठीक है. इंडिया के अंदर हम दो तरीके से इसे हार्वेस्टिंग करते हैं, या तो मैनुअली विद द सिकल आप देख रहे हैं ये डायग्राम के अंदर है, इससे हम काट लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, हार्वेस्टर के साथ, ये मशीन के साथ लगा होता है. इन केस ऑफ सीरियल क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग इज़ फॉलोड बाय थ्रेशिंग एंड विनोइंग. हार्वेस्टिंग करने के बाद सिर्फ काटना उसको ज़रूरी नहीं होता, उसके बाद उसकी थ्रेशिंग भी करनी होती है, उसे विनोइंग भी करना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रेशिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग. सिर्फ फसल काट लेना मतलब ये नहीं कि हमें उसके ग्रेन्स मिल गए हैं. ग्रेन्स को सेपरेट करना पूरी क्रॉप में से, उसको थ्रेशिंग बोलते हैं हम. जैसे आज अभी जो टाइम है उसमें हमें जो है वीट मिल रहे हैं, तो वीट प्लांट को नीचे से काट लेना, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं. लेकिन वीट ग्रेन, कनक जिसे हम बोलते हैं, उसको अलग कर लेना, इसे हम थ्रेशिंग बोलते हैं. थ्रेशिंग में भी डन एदर मैनुअली बाय स्ट्राइकिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप अगेंस्ट द हार्ड सरफेस, या तो मैनुअली करते हैं, उसको हाथ में पकड़ के क्रॉप प्लांट्स को हार्वेस्ट की हुई उसको जोर से ड्रम्स के ऊपर या किसी और भारी चीज़ के ऊपर मारते हैं, जिससे क्या होता है जो ग्रेन्स है वो अलग हो जाते हैं, बाकी का जो पार्ट है वो अलग हो जाता है. या फिर बाय अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर, या फिर थ्रेशर यूज़ करते हैं, मशीन जो ये डायग्राम में बना हुआ है. राइट.
उसके बाद अ फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज़ यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। आजकल हम जो बेसिकली यूज़ कर रहे हैं पंजाब के अंदर या बाकी स्टेट्स में भी, उसे ये मशीन है कंबाइन। इस कंबाइन के अंदर दोनों ही काम हो जाते हैं, हार्वेस्टिंग भी हो जाती है और थ्रेशिंग भी हो जाती है, यानी कि फसल कट भी जाती है और उसमें ग्रेन्स जो हैं वो भी अलग हो जाते हैं। कंबाइन दोनों काम कर देती है, राइट। उसके बाद आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विनोइंग। आफ्टर थ्रेशिंग ग्रेन्स को अलग करने के बाद द ग्रेन्स हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द कफ, चफ इसे बोल सकते हैं। जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं विनोइंग कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि जो ग्रेन्स हैं उसके साथ थोड़ा बहुत जो है चफ अवेलेबल होता है। तो इस कफ को या चफ को अलग करने के लिए हम विनोइंग करते हैं। इसे हवा के अंदर ऊपर से फेंकते हैं, जिससे क्या होता है जो ग्रेन्स हैं उसका एक अलग पार्ट हो जाता है, अलग जगह पे जो है वो इकट्ठा हो जाता है ढेरी में, और दूसरी साइड पे जो तूड़ी जैसा मटेरियल है वो अलग हो जाता है, राइट। After threshing, the grains have to be separated from the chaff. The process of separating the grains from the chaff with the help of wind is called winnowing. In this process, the threshed crop is dropped on the ground from the height. The grains or seeds, being heavier, fall almost straight down. The chaff, being lighter, is blown away by the wind. क्योंकि जब ऐसा करते हैं ऊपर से फेंकते हैं तो जो ग्रेन्स है वो भारी होने की वजह से वहीं नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जो चेफ है वो थोड़ा लाइट होने की वजह से हवा से थोड़ा साइड में गिरता है, हवा के साथ जाकर थोड़ा साइड में गिर जाता है। दो हीप्स या दो ढेरियाँ बन जाती हैं, जिसमें जो ग्रेन्स हैं वो अलग हो जाते हैं, जो चेफ है वो अलग हो जाता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है स्टोरेज। Crop produce is stored so that it can be made available in the different parts of the country throughout the year. सब कुछ करने के बाद जब हमें ग्रेन्स मिल गए हैं फाइनली, इसको स्टोर भी तो करना है। स्टोर करेंगे तभी बाकी स्टेट्स को या बाकी किसी और एरिया में सप्लाई कर पाएंगे, या फिर हम खुद ही इसे स्टोर करेंगे तो आज ही सब कुछ यूज़ थोड़ा ना कर सकते हैं। थोड़ा टाइम बीतेगा तब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टोरेज तो ज़रूरी है। So, fresh crop produce contain a lot of moisture. If the grains or seeds are stored in this condition, they get spoiled or are attacked by the microbes. जब फ्रेश क्रॉप को हम काटते हैं उसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो अगर इसी कंडीशन के साथ मॉइस्चर के साथ अगर उसको स्टोर कर लिया जाएगा तो माइक्रोब्स उन ग्रेन्स को ख़राब कर सकते हैं। मॉइस्चर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस, क्योंकि मॉइस्चर जो है उसकी वजह से बैक्टीरिया और फंगस जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाती है। अगर बैक्टीरिया या फंगस आ जाएंगे तो क्रॉप सारी ख़राब हो जाएगी। यू विल लर्न अबाउट इट इन द चैप्टर 2। हैंस बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स और अदर प्रोडक्ट्स दे आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिमूव द एक्सेस मॉइस्चर। तो स्टोर करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि जो आपकी क्रॉप है उसको आप थोड़ा धूप में रखें, ताकि धूप में उसका जो मॉइस्चर है एक्सेस वो चला जाए। ड्यूरिंग स्टोरेज फूड ग्रेन ऑल्सो हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रैट्स, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट। जब स्टोरेज करते हैं तो फूड ग्रेन्स को रैट्स, वॉर्म्स और इंसेक्ट से बचाना भी ज़रूरी होता है। तो स्टोरेज इज़ डन इन द फॉलोइंग वेज, स्मॉल स्केल पे और लार्ज स्केल पे। स्मॉल स्केल में यानी कि डोमेस्टिक लेवल पे, जैसे हम घर में करते हैं, फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन एदर जूट बैग्स और स्मॉल मेटेलिक bins. Often dried neem leaves are put while storing at home. This protect the grain from worms and insects. Small scale यानी कि घर पे जैसे डोमेस्टिक लेवल पे हम फूड ग्रेन को कैसे स्टोर करते हैं, या फिर बोरियों में, जूट के बैग्स के अंदर, या फिर टैंक्स के अंदर, टंकीज बना लेते हैं जैसे मेटेलिक, उसके अंदर हम उसे स्टोर करते हैं। स्टोर करते हुए हम कुछ सूखे हुए नीम के पत्ते यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं या वॉर्म्स हैं वो उसके अंदर ना आए। ऑन अ लार्ज स्केल कमर्शियल लेवल पे इसे कैसे करते हैं, फूड ग्रेन्स आर पुट इन गनी बैग्स और सिलोस और granaries. Inside silos and granaries, grains are protected from rats, insects थ्रू केमिकल ट्रीटमेंट। ये देखिए आप, सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, इसके अंदर या फिर ग्रेनरीज के अंदर इसको स्टोर कर लिया जाता है थ्रू केमिकल ट्रीटमेंट, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। नंबर ऑफ फूड आइटम्स लाइक
milk, eggs, meat, honey, and fish are obtained from the animals. Rearing of animals on a large scale with proper food, shelter, and care is called animal husbandry. रीडिंग ऑफ एनिमल्स, पशुपालन जिसे हम बोलते हैं लार्ज स्केल पे, ताकि और उसको फूड दे के, उसको शेल्टर दे के और उसका ध्यान रखे। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। एज यू नो, एनिमल हस्बेंड्री से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि मीट, फिश, मिल्क, हनी, एग। ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से। सो दैट्स इट गाइज, हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो आई होप कि आप ये जो चैप्टर है इसको दोबारा से एक बार समझेंगे थ्रू दिस वीडियो। आप इसको एक बार रीड भी करेंगे। यू हैव द PDF। रीड करने के बाद ऑन द नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एक्सरसाइज और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको मैं सोल्यूशन विद सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर फेयर नोटबुक ऑल्सो, ताकि जब क्लासेस आएँ तो हम उन नोटबुक्स को चेक कर सकें। आप मुझे को फ़ोटो भी सेंड करेंगे जब आप नोटबुक्स को कंप्लीट कर लेंगे, सो दैट आई कैन चेक कि आपने सही लिखा है या नहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।